हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजू अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे उत्साह क्लास 10th की पोएम कविता, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और आज हम इसका प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। चलिए फिर प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? पोएट पूछता है कि जो कवि हैं वो क्वेश्चन पूछता है कि जो कवि हैं वो बादलों से रिमझिम बरसात करने के सिवा गरजने को क्यों बोल रहे हैं। इसका उत्तर यह है, निराला क्रांतिकारी कवि थे। वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कह गरजने के लिए कहा है। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। निराला एक देशभक्त, क्रांतिकारी और एक कवि थे। वो समाज में बदलाव देखना चाहते थे और ब्रिटिश शासन का विरोध करते थे। इसलिए जो लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उन लोगों को जागृत करने के लिए, उनके उसमें आशा जगाने के लिए कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का जो शीर्षक उत्साह है, टाइटल, वो उत्साह ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया? इसका उत्तर यह है, कविता ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। जो निराला जी थे वो क्रांतिकारी और देशभक्त कवि थे, और देशभक्ति के ऊपर लिख रखी है ये पोएम। इसलिए लोगों को जो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उन लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें जोश जगाने के लिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। जो लोग सो गए थे, जिनमें आशा नहीं बची थी, उनके अंदर उत्साह भरने के लिए यह कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कविता में जो बादल है ना, वो किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं, संकेत करते हैं, वह चीज़ें। उत्तर यह है इसका, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाते हैं और सुखी बनाते हैं। दूसरा, गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करते हैं, नवनिर्माण कर नवजीवन प्रदान करते हैं। प्रश्न 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्यानात्मक प्रभाव पैदा हो, उसे नाच सौंदर्य कहते हैं। उत्साह कविता में कौन से शब्द हैं जिनमें नाच सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। यह हमें कविता से ढूंढ कर लिखने पड़ेंगे। नाच सौंदर्य वह शब्द होते हैं जो कविता में कोई खास भाव या इमेजिनेशन या कोई फीलिंग डेवलप करते हैं। इसका उत्तर यह है, कविता में इन पंक्तियों में नाच सौंदर्य मौजूद है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। सेकंड, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। थर्ड, विद्युत छवि उर में। फोर्थ, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप उत्साह कविता के जो प्रश्न जो मुख्य रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में, पीटी फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले कविता में चलते हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की दूसरी कविता है, जो प्रकृति के ऊपर लिखी हुई है। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी जी प्रकृति प्रेमी भी थे, इसलिए उन्हें अट नहीं रही है, कविता लिखी है। इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं। चलिए फिर। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होता है? लिखिए। छायावाद या इमेजिनेशन जो अपनी रियलिटी होती है और जो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर इमेजिनेशन में रियलिस्टिक की स्थापना या
सामंजस्य बिठाने को ही छायावाद बोलते हैं। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? कविता की जो पंक्तियों में यह फीलिंग आपको लग रही है वो लिखिए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। कविता में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाया गया है। फागुन आभा की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। भावार्थ, आभा जो ग्लोरी होती है फागुन महीने की, जो ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है जिसमें नए फूल कलियाँ खिलती हैं, उस सीज़न में आँखें फागुन से हटती नहीं है, हर तरफ हरियाली होती है, वो मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। इसलिए कवि की आंखें हट नहीं रही हैं उससे, और हर तरफ नई नई पंखुड़ियाँ, पत्ते, फल उगे हुए हैं, मनमोहक दृश्य दिख रहा है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? जैसे कि मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बताया, उसी तरह यह भी है। जो कवि की आंख है, जो कवि वो फागुन की सुंदरता को देखकर उससे अपना जी नहीं चुरा पा रहे हैं, वो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ पर हरी लाल पंक्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध में मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नया ऊर्जा का संचार कर देती है। कवि की आंख जो फागुन के महीने में हरियाली से मनमोहक हरियाली से मोहित हो गई है, वह हट नहीं रही है। और यह पेड़ों पर हरी लाल डालियां हैं जो लटक रही हैं और चारों ओर हरियाली फैली हुई है। इससे कवि की आंखें हट नहीं रही हैं और यह जो सुगंधित हवा है उसमें, सॉरी फॉर सम टेक्निकल मिस्टेक्स। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू, डालियां कहीं हरी हैं तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं। अगला, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। जो बाग बगीचे हैं फलों के, उनमें हरियाली छा गई है, पेड़ों में नए पत्ते आ गए हैं, फूल खिल गए हैं, फल लग गए हैं। कवि ने को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि कवि अपनी आंख प्रकृति के सौंदर्य से, मनमोहक सौंदर्य से हटा नहीं पा रहे हैं। अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसमें हमें बताना है कि फागुन माह है वो और सीजन से डिफरेंट कैसे होता है। इसका उत्तर ये है, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते, फल, फूल से लदे हो जाते हैं, हवा सुगंधित उठती है, आकाश साफ स्वच्छ हो जाता है, पक्षियों से समूह आकाश में विरह कर दिखाई देते हैं, बाग बगीचे और पक्षियों में उल्लास बढ़ जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। जिस प्रकार फागुन में नए पेड़ पौधे उगते हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, पेड़ फल फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित होती है, नए नए फूल आते हैं, उनकी हवा, उनकी खुशबू, सुगंध हवा में फैल जाती है, हर जगह आकाश स्वच्छ हो जाता है, पूरा आकाश नीला दिखता है, पक्षियों के झुंड आकाश में घूमने लगते हैं, झुंड बनाने लगते हैं, अपने घोंसले बनाने लगते हैं और बड़ा मनमोहक आनंद आता है उस समय। बाग बगीचों में पक्षी गाना गा रहे होते हैं, फूल खिल रहे होते हैं, भौरे रस चूस के जा रहे होते हैं और सब जगह मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प के विशेषता बताएं। ये क्वेश्चन मेन है, इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें जो निराला जी हैं उनके व्यक्तित्व, उनकी काव्य शिल्प, उनके
बारे में सब कुछ इसमें निचोड़ कर हमें लिखना पड़ेगा पेपर में कि हमें फुल मार्क्स आए। इसका उत्तर देख लेते हैं, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषता यह है, दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन को भावों को प्रकट किया गया है। कवि प्रकृति प्रेमी, देशभक्त और लोगों में उत्साह देशभक्ति जगाने वाले कवि हैं। वह उनकी कविता में देशभक्ति, प्रकृति प्रेम और उत्साह के लक्षण देखे गए हैं। वो इनके ऊपर पे ही कविता लिखते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कराया है कविता में अन्य कवि ने। जैसे पहली कविता में कवि बादलों को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं। इसमें मानवीकरण यह है कि बादल गरज कर मानव जैसे सिंह गरजते हैं वैसे ही बादलों को गरजने के लिए कहा है। और दूसरी में कहीं सांस लेती है तो घर भर देती है। जैसे बादल सांस नहीं लेते पर उनका मानवीकरण करा है कि वो सांस ले रहे हैं। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में है और गीत शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छी तरीके से किया गया है। जैसे कवि एक महान कवि हैं, उन्हें हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान है, इसलिए उनने अनुप्रास, रूपक, यमक इन सभी गीता शैली, तत्सम शब्द इन सभी का अच्छी तरीके से प्रयोग करा है अपनी कविता में, अपनी कविता को सही ढंग से बनाने में। धन्यवाद। आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।